अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। क्या हाल है आप लोगों का? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? कल क्या हमने जिसको कहते हैं ना रियलिटी टीवी इन द राइट सेंस ऑफ द वर्ड, वो पूरे मुल्क को माशाल्लाह माशाल्लाह और मुल्क से बाहर जो पाकिस्तानी रहते हैं उनको एक रियलिटी टीवी थैंक्स टू आवर पार्लियामेंट, वो डायरेक्ट वाया सैटेलाइट लाइव अच्छा, ना सिर्फ पाकिस्तानी, पूरी दुनिया में माशाल्लाह हमने ये तमाशा लगाया और फिर दुनिया ने बैठ के पॉपकॉर्न, मैं तो कहता हूँ साथ में आप लगा लें अगर और उसके बाद ये देखें तो आप और ज़्यादा एंटरटेन होंगे। कल से हम बहुत जल रहे थे, बहुत कोड़ रहे थे, बहुत अफसरदा थे, बहुत गुस्से में थे, लेकिन एम्बैरेस्ड थे, लेकिन वो सिलसिला इतना बढ़ गया कि आपको लगता है ना कि आप कभी कभी इतने नामसाइद हालात बर्दाश्त कर लेते हैं कि आप नम हो जाते हैं, आपको फिर किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर तवातुर के साथ जो वीडियोस का एक सिलसिला आना शुरू हुआ, उसके बाद हमें हंसी आना शुरू हो गई कि ये क्या तमाशा था। माशाल्लाह, मैं आपको बताती हूँ, वो भी इसलिए हुआ बिकॉज आप शुरू में कहते हैं अच्छा ऐसी चीज़ें हो जाती होती हैं, फिर वो एक लेवल, जिस तरह आप वीडियो गेम में लेवल हाई होता है ना, तो वो लेवल अप होता गया और उसके बाद तो थोड़े से स्पीचलेस हो गए। मतलब कि पहले तो आप नारेबाजी करें, फिर गाली गलोच पे उतर आए, फिर हाथापाई पे उतर आए, उसके बाद चीज़ें उठा के फेंकी जा रही हैं। देयर वाज एब्सोल्युटली नो एंड टू इट। तो ये लेवल्स जो थे वो ऊपर की तरफ जा रहे थे। और समझ में नहीं आ रहा था कि ये बरसरे इक़्तिदार लोग, जिसमें मुशीर और वजीर शामिल हैं, ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं कानून साज असेंबली में। दुनिया में हमने ऑपोजिशन को यकीनन एहतजाज करते हुए देखा है। खैर, ऑपोजिशन का रवैया भी कोई आइडियल नहीं था। वो भी जो नारे लगा रहे थे उसमें गैर पार्लिमानी अल्फाज शामिल थे, जैसे कुछ जानवरों से तशबीह दे रहे थे। लेकिन उसके बाद सुभान अल्लाह जो हुकूमती बेंचेस से गालम गलोच की गई और फिर जिस तरह बेदरेग बजट की किताबों का इस्तेमाल हुआ, वैसे वो और भारी बननी चाहिए ताकि उठा ही न सकें, लेकिन ये इसके जोर से लगे नहीं, ताकि और ज्यादा लोगों को उठाना मुश्किल हो। लेकिन इसमें भी आपने देखा बाज लोग जो थे ना जरा मोहतात नजर आए। एक वैसे मुझे MNA PTI के आलमगीर खान, वो मुझे जरा लोगों को रिस्ट्रेन करते हुए, वो लोगों को रोकते हुए मुझे नजर आ रहे थे। लेकिन उसके अलावा सब लोग जितनी उनकी कैपेसिटी थी एहतजाज कर रहे थे, जैसा कि परवेज खटक साहब। अच्छा, वो अब हम जरा आपको दिखाना चाहेंगे, जरा दिखाएं आप फुटेज, तो आपको नजर आएगा कि वो हर कोई अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक एहतजाज कर रहा था। तो खटक साहब ने कभी हाथ उठाया मैंने देखा है। ऑनेस्टली आपके कहने से पहले मैंने नोटिस नहीं किया था। सुकून से खड़े हुए थे, ठीक है, सुकून से खड़े हुए थे। उसके बाद देखें क्या करते हैं वो, ठीक है, बस वो आराम से पीछे खड़े होकर देख रहे हैं। वो जहाज बना के उसके बाद बस उन्होंने एक हवा में मुक्का चलाया, नहीं, और उसके बाद उन्होंने वो जहाज बना रहे, ही इज जस्ट एंजॉयिंग हिमसेल्फ। सुने ना, वो हवा में जो भी था वो कागज, मेरे ख्याल है कागज का एक टुकड़ा था, बिकॉज़ probably a book would might be too heavy for him. Just his tissue that fell. अच्छा, और वो he just wanted to be, वो एक होता है ना, आप किसी की मेहंदी पे गए हो, आपको डांस ना करना होता हो, फिर भी आपको नहीं। अच्छा, उसके बाद ये मुराद सही थे जो ऑपोजिशन के मुंह पे अरबों डॉलर जो बाहर से वापस आने थे, ये वो फेंक रहे हैं, मार रहे हैं वो जैसे वेल नहीं देते शादियों पे। अगेन आई एम सॉरी, ये इतना मजबा ना हमने पाकिस्तान में। मुराद सही दोबारा दिखाएं आप प्लीज एक दफा, क्योंकि ये वो हैं, मुझे ये देख के ना एग्जैक्ट इनकी वो तकरीर याद आ जाती है कि अरबों डॉलर जब आएंगे तो हम मुंह पे मारेंगे। ये वो ही कर रहे हैं बेसिकली। सो भाई सुभान अल्लाह, वेरी नाइस, वी आर सो प्राउड ऑफ यू एज अ नेशन। बात ये है, तमाम मजे का खेज सूरत हाल, अब मैं इसे अफसोसनाक नहीं, मजे का खेज सूरत हाल कहूंगा। असद कैसर साहब ये कहते हैं, स्पीकर साहब, ये अगले दिन यानी कि जिन्होंने गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल की है, अगले दिन उन्होंने आने, यानी कि आज के दिन प्रॉब्ली जब भी अगला सेशन होगा, आने की इजाजत नहीं होगी। This is the consequence. That's all you thought कि जी अब हम इनको ना निकाल रहे हैं स्कूल से बाहर, एक दिन आप वापस नहीं आ सकते। That is all. मतलब एक मजाक बनाया गया है, not in front of your public जो आपके लिए वोट कर रही है। मैं तो कहती हूँ everybody is going to recheck कि हम ये कर क्या रहे हैं, ये कौन लोग हैं जिनको हम बिठाते हैं उधर ये करने के लिए। और by the way, अभी हम आपको सिर्फ म्यूट पे दिखा सके, क्योंकि अगर हम ये इसको फुल साउंड के साथ आपको दिखाएं तो हम इस शो पे बैठे हुए बातें नहीं कर सकते, लेकिन पार्लियामेंट में ये बातें हो रही हैं। अच्छा, हम तो लिटरली 2 घंटे जो हुआ ना कल, उसका एक क्लिप उठा के हम 2 घंटे उस पर कमेंट्री कर सकते हैं, बट आई गेस दैट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। बाय द वे, मलिका बुखारी की आंख पे वो किताब लगी, वो जख्मी हुई हैं, तो उनके साथ भी हम इजहार अफसोस करेंगे। और जो लोग जख्मी, मेरा ख्याल है लेट्स मूव ऑन। लिटरली इधर इजहार अफसोस कर रहे हैं बैठ के कि ये पार्लियामेंट का एक सेशन है जिसमें पूरी एक ऑलमोस्ट टू से एक जंग हो गई है। खैर एनीवे, ये हम चाहें तो इस पे अगेन पूरी बात हो सकती है।
अच्छा, कल कराची की बारी, लेकिन अपेरेंटली आज भी सुबह सुबह कराची के डिफरेंट इलाकों में, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी तक हुई है। तो व्हेन वी वोक अप इन द मॉर्निंग तो थोड़ी सी एक सेंस थी कि चलो हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश जरूर हुई है, व्हिच इज अ गुड फीलिंग बाय द वे, व्हिच इज इंडीड अ ग्रेट फीलिंग। और मौसम जरा काफी बेहतर हो गया है, सो वी आर गोना कीप यू अपडेटेड अबाउट द वेदर और आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट करेंगे। हम महकमा मौसमियात के एक्सपर्ट से पूछ के आपको आपके शहरों के मौसम का अहवाल बताएंगे, लेकिन फिलहाल दोबारा से कल जो हुआ उसको जरा दोबारा जिस्ट देंगे और इस पे हुकूमती मौक़िफ़ भी लेंगे कि जनाब एक्चुअली क्या हुआ, क्योंकि कल फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि ये तो होगा, हमें नहीं बोलने देंगे तो हम भी नहीं बोलने देंगे। टिट फॉर टैट की सूरत हाल थी, ऐसा लग रहा था नोबडी इज रेडी फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन इतनी लंबी चौड़ी कहानी में नहीं जाते, बात ये थी कि शहबाज शरीफ को तकरीर नहीं करने दे रहे थे मुसलसल दूसरे दिन भी ये लोग। वैसे कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने पूरी तकरीर की, उसके बावजूद पूरी नहीं कर सके। तो वॉच सम ऑफ इट एंड उसके बाद आगे। अच्छा जी, आपको बताएं कि कौमी असेंबली इजलास के दौरान कल जो कुछ हुआ, जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की गई, पाकिस्तानी कौम अब तक सकते में है। लिटरली वही हम बात करें कि हम आपको दिखा सकते हैं, सुना नहीं सकते। आमतौर पर हुकूमतें तहम्मुल का मुजाहिरा करती हैं, लेकिन कल कोई किसी को रियायत देने को तैयार नहीं था। अच्छा, अली नवाज अवान और शेख रुहेल के दरमियान जो झड़प थी, फिर वो गालम गलोच तक जा पहुंची। देखिए, वो इसलिए देख रहा था क्योंकि इस्लामाबाद के नुमाइंदे। जी बिल्कुल, और मेरी तरफ ना देखिए। देखिए अब वो वाली नौबत आ गई है, क्योंकि इतनी बुरी लैंग्वेज इन्होंने अली नवाज ने यूज की है कि साथ ही अब्दुल्ला ने कहा ये तो आपके इस्लामाबाद के हैं। आई एम नॉट टेकिंग ओनरशिप। कोई इस्लामाबाद का या कहीं का भी, मतलब कोई भी पाकिस्तानी शहरी हो और इस लेवल तक अगर पहुंच जाए, पार्लियामेंट में बैठ के आपको वोट दिया गया, आप इलेक्ट हुए हैं और आप ये कर रहे हैं जाके, वी डोंट वांट टू आइडेंटिफाई विद यू। मैं जो है ना सवालिया निगाहों से देखा रहा था कि ये इस्लामाबाद के नुमाइंदे। फवाद चौधरी साहब ने एक्चुअली क्या कहा, ये भी सुनिए, उनकी क्या मंतव्य है। बजट के ऊपर बहस होनी चाहिए, वो आए बजट के ऊपर तनकीद करें, लेकिन तनकीद और तौहीन दो मुख्तलिफ चीज़ें। तनकीद को एक बहाना बनाते हुए अगर आप तौहीन करेंगे वो काबिल कबूल नहीं है। यहाँ पे टिट फॉर टैट होगा। अगर आप हमें बात करने देंगे तो आप भी बात करेंगे, अगर हमें आप बात नहीं करने देंगे आप बात नहीं कर सकेंगे। अब क्या ऐसे करार दें, टिट फॉर टैट कहें या शख्सियत परस्ती कहें कि जनाब वज़ीर आज़म को बात नहीं करने दी गई तो हम किसी को बात नहीं, क्या ऐसे कहा जाए? लैक ऑफ एजुकेशन। अच्छा, बाय द वे अली नवाज अवान उसके बाद इसकी तौजी नहीं पेश करते रहे, तो एक्चुअली वो सयाक़ो सबाक तो बता रहे थे, लेकिन एट द सेम टाइम वो ऐसा लग रहा था, मैं एक और चैनल पे भी उनका इंटरव्यू देख रहा था, कि वो अपने किए पर नादिम हैं। उन्होंने क्या वजाहत दी है ये भी सुन लें। खैर उन्होंने वजाहत दी बाय द वे। अब उन्होंने जो कह दिया था ना इतना कुछ, वो जो हमने सुना दिया, वजाहत सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें हम मजीद बात ज़रूर करना चाहेंगे, बिकॉज ऑल जोक्स असाइड देयर वाज नथिंग फनी अबाउट इट। हम इधर बैठ के हंस रहे हैं क्योंकि हम लिटरली सकते में, तो हमने कहा ज़रा हंस के आपको बता दें, बट दिस इज़ अ वेरी सीरियस सिचुएशन कि इतना भी बर्दाश्त नहीं है कि वो फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि इस पर बजट पे बहस होनी चाहिए। बहस मतलब ये बड़ा एक टेलिंग वर्ड जो है, अब बहस जो है ना वो हाथापाई तक पहुंच जाती है, इसलिए बहस ना ही की जाए आई गेस तो बेहतर मतलब है। हमारी आम जिंदगी में भी कोई गालम गलोच कर रहा होता है ना, तो हम उसे कहते हैं गैर पार्लिमानी तंज में, ऐसे कहते हैं गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल ना करो। ये तो पार्लिमानी हो गई है, अब तो सारी जुबान पार्लिमानी हो गई है, तो अब तो ये भी शायद टर्म नहीं हम यूज कर सकेंगे। कमल शौजब साहब हमारे साथ हैं, उनसे जरा जान लेते हैं कि एक्चुअली ट्रेजरी बेंचेस जो हैं वो क्या सोच रहे हैं। कमल साहबा, ऑपोजिशन का हमने देखा है काम है एहतजाज करना, आप भी जब ऑपोजिशन में थे भरपूर एहतजाज करते थे, धरनों से लेकर असेंबली फ्लोर तक नारेबाजी होती थी, और हुकूमत का काम है काम करना। लेकिन हुकूमत ने तो कल खुद पार्लियामान में जिस तरह का माहौल पैदा किया, उसके बाद अब क्या कहा जाए कि आप कोई जवाज है किसी पर तनकीद करने का कि ऑपोजिशन एहतजाज करती है, काम नहीं करने देती है, और हुकूमती वक़ार के जो दावे किए जाते हैं, जिसको अक्सर ट्रेजरी बेंचेस ऑपोजिशन को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं, कल माशाल्लाह सबने मिल के वक़ार पामाल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ज़रा क्लियर कर दूं कि ये अपोजिशन का बिल्कुल ये काम नहीं है कि उन्होंने सिर्फ एहतजाज करना है, और उनका ये भी काम नहीं है कि वो एहतजाज के दौरान गाली गलोच करें और डायरेक्ट लोगों को नामों से बुलाएं, गालियां दे देकर, ख़वातीन के नाम से गालियां दें। तो सबसे पहली बात तो ये कि डेमोक्रेसी में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पार्लियामेंट्री जो स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी में हुकूमत के साथ अपोजिशन का भी बहुत रोल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि हमारी अपोजिशन ऐसा कोई रोल प्ले नहीं कर रही है
कि जिसको आप जमहूरियत कहें या जिसको जमहूरी रवैये कहें, हमेशा वो ये रोल प्ले करते हैं कि किस तरह असम्बली को रोका जाए, किस तरह उसको हैक किया जाए, हाईजैक किया जाए और उसको आगे ना चलने दिया जाए। जिस दिन हुकूमत बिज़नेस लेकर आती है, लेजिस्लेशन लेकर आती है, उस दिन यही अपोजिशन है जो किसी ना किसी तरीके से हाउस में बिज़नेस नहीं चलने देते। तो ये तो बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ाम है और एक साइड की तस्वीर है जिसके तहत ये कहा जाए कि जी हुकूमत जो है वो नहीं चलाना चाह रही। हम बिल्कुल चलाना चाह रहे हैं। और जहाँ तक अपोजिशन का रवैया देखना है, वो आप देख लें कि वज़ीर आज़म जिस दिन अपना ओथ लिया और उसके बाद उन्होंने तकरीर करनी थी, उस दिन से उन्होंने अपना अपोजिशन ने अपने रवैया और इरादा ज़ाहिर कर दिया कि वो किस तरीके से इस ऐवान को चलाना चाहते हैं कि सिर्फ अगर धौंस हो, गाली गलोच हो, उनकी बात सुनी जाए खामोशी से तो ठीक है, लेकिन अगर हुकूमती बेंचों से कोई बात करने लगे, कोई पॉलिसी स्टेटमेंट देने लगे या कोई वहाँ से बिज़नेस करने की कोशिश की जाए जो आवाम के हक़ में हो लेजिस्लेशन, तो उन्होंने ऐवान को नहीं चलने देना। चलिए ठीक है कमल, विल टेक इट फ्रॉम यू कि आप बता रही हैं कि ऑपोजिशन का क्या क्या काम होता है। तो अब हम ज़रा बात कर लेते हैं हुकूमत की कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। जैसे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? वफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म के मावनीन ख़ुसूसी बज़ाते ख़ुद ये हंगामा आराई की क़यादत करते पाए गए। ये फुटेज सारी सामने है। एक मावन ख़ुसूसी ने ख़वातीन से मुतालिक इतनी गालियाँ दी और ऐसी बातें की जो कि इस वक्त हम दोहरा भी नहीं सकते, उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं था। तो तहरीक इंसाफ में ख़वातीन की बात करने वाले लोगों को ये सब काबिल कबूल कैसे है? आप मुझे एज ए वुमन आप मुझे बता दें। देखिए जी, ये वन साइडेड ऑफ द स्टोरी है। असल में मसला ये है कि जो हमारी अपोजिशन की ख़वातीन है, ख़ास तौर पे नून लीग की, वो मुस्तकिल जो असम्बली के रूल्स हैं उनकी वायलेशन करते हुए वीडियोस बनाती रहती हैं। और उनके चंद लोग हैं जिनमें मैं नाम ले लेती हूँ, अली गौहर साहब हैं और मुर्तज़ा अब्बासी साहब हैं, जो इंस्टिगेशन करते हैं, गाली गलोच करते हैं, गाली गलोच करके दूसरी साइड के लोगों को उकसाते हैं और फिर साथ में अपनी ख़वातीन की मेहरबानी से वीडियोस बनाते हैं। और वो वीडियोस बहुत जल्द जो है वो सोशल मीडिया और वहाँ से फिर मेन स्ट्रीम मीडिया को पहुँच जाती है और एक ही साइड की स्टोरी नज़र आती है। गाली कोई भी दे, हम उसको सख्ती से कंडेम करते हैं। और जिनका नाम आपने लिया या जिनका जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने ख़ुद भी बाकायदा तौर पे माजरत की। लेकिन ये सारी एपिसोड जिस वक्त हुई, मैं वहाँ साथ ही खड़ी थी। गाली उनको पहले पड़ी, उनको पहले मारा गया, उनका गिरबान पहले खींचा गया, जिसके जवाब में उन्होंने गाली दी। और मैं समझती हूँ कि दोनों साइडों पर यह कल्चर ठीक नहीं है। एहतजाज करना और पुरअमन एहतजाज करना सबका हक़ है, ज़रूर करें, लेकिन उसमें फिर गाली गलोच करना और फिज़िकल असॉल्ट करना, मारना पीटना एक दूसरे को, वो बिल्कुल जो है वो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मैं खड़ी भी थी, मुझे टारगेट करके जो है वो बजट की किताब खींच के मारी गई। और इसी तरीके से मलिका बुखारी हैं, उनकी आँख ज़ख्मी की गई। हमारे एक और MNA सैफुर रहमान है, उनकी आँख ज़ख्मी हुई है, उनको टीका लगाना पड़ा, अंदर ले जाके बहुत सारों को ट्रीट करना पड़ा है। तो ये नहीं हो सकता कि एक साइड को आप मुरद इल्ज़ाम ठहराएँ। अच्छा, हमने मलिका बुखारी का भी तस्करा किया और मरियम औरंगज़ेब साहिबा आपके जवाब में ये कहती हैं, एज़ इन हुकूमती मौक़िफ़ के जवाब में ये कहती हैं कि जो गाली दे रहा था अपोजिशन में से उसकी वीडियो ले आएँ। अब क्या करें कि हम भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन एज सच ऑपोजिशन के नारे तो हमें सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन गालम गलोच ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से ही और पर्टिकुलरली अली नवाज अवान की तरफ से ही आ रही है। कॉपियाँ तो खैर सब तरफ से ही चल रही हैं। अब ये बताइएगा कमल साहिबा कि पार्लियामान सर्टनली इस तरह नहीं चल सकती, ये तो तय है। तो या तो आप कह दें कि आपका एजेंडा यही है कि पार्लियामान नहीं चलने देना, या ये कि अब हुकूमती बेंचेस ने अपना वेंट आउट कर लिया है और अब आगे जो है वो काम सुकून से और तहम्मुल से बढ़ाया जाएगा। लेकिन अपैरेंटली ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि टिट फॉर टैट होता रहेगा। देखिए जी, हमने तो पार्लियामान को बड़े तमीज़ से चलाया। आप उठा के पार्लियामान की कार्रवाई देख लें, जब भी अपोजिशन से तकरीरें होती हैं हमारे लोग खामोशी से बैठ के सुनते हैं, लेकिन जब जवाब में तकरीर हो रही हो और जो इन्होंने सवाल किए उसी का ही जवाब देने लगे तो दूसरी तरफ से आपको आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, वॉकआउट्स भी सुनाई देते हैं, कभी कोरम कॉल हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है। तो पार्लियामान हमने तो पूरी हद्दुल इम्कान कोशिश करके चलाया है। लेजिस्लेशन एक दिन में 19 बिल भी पास किए, 29 बिल भी पास किए हैं जो आवाम के लिए हैं, जो एंटी रेप बिल्स थे, जिसमें बच्चों के प्रोटेक्शन के बिल थे, जिसमें राइट्स जो है प्रॉपर्टी ख़वातीन के जो राइट्स हैं उसके भी बिल थे। तो जितनी ज़बरदस्त किस्म की लेजिस्लेशन हो सकती है वो हम लेकर आए, कर रहे हैं। लेकिन इनका सिर्फ़ एक काम होता है कि चोरियाँ बचानी है, अपने जो लीडरान हैं उनके आसपास खड़े होकर नारेबाजी करके नंबर बनाने हैं। और इस कल्चर को लेके वो हमेशा से चल रहे हैं, अभी भी उसको लेके जारी रखा हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि इंतहाई ये प्रोटेस्ट करने वाला इनका अंदाज़ है
इस रवैये को इनको करेक्ट करने की ज़रूरत है। और आवाम देख रही है, मेरे ख्याल में उनको जज करने दें, उनको पता लग गया है, उनको समझ आ गई है कि कौन उनके हक में वहाँ खड़े होके लेजिस्लेशन कर रहे हैं, पॉलिसी साजी कर रहे हैं, लॉ मेकिंग कर रहे हैं ताकि आवाम की ज़िंदगी आसान हो और पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामज़न हो, और कौन है जो अपने सिर्फ लीडरों की खुशामद कर रहे हैं और उनके जो नाजायज़ केसेस हैं उनको बचाने के लिए आवाज़ें बुलंद करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कमल शौज़ब साहिबा। क्या लगता है आपको? I don't think so. और फिर मैं कुछ कहना भी नहीं चाहती क्योंकि कमल नाराज हो जाती हैं। हाँ। तो लिहाजा वी कैन नॉट से एनीथिंग। लेकिन ये आपकी एक्सप्लेनेशन नहीं थी। ये जो कल हो रहा था, बोथ साइड्स इफ नॉट वन वर इक्वली इन्वॉल्व्ड। और साथ ही साथ अभी हम कमल से बात कर रहे थे तो हमें पूरी एक ट्रांसक्रिप्ट भी आ गई कि क्या कहा जा रहा था। that were being used. It is कोई जवाब नहीं बनता, कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती। हमने सड़कों पे और थड़ों पे भी लड़ाइयां देखी हैं, ये उससे भी नेक्स्ट लेवल पहुंच गया था। हम भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से होके आए हैं, हमने लड़ाइयां देखी हुई हैं, गालियां हमें भी पता है, हमने सुनी हुई हैं, लेकिन जो इधर हो रहा था दैट्स अ नेक्स्ट लेवल। मतलब ये आप तो एक एग्जाम्पल है ना हमारे लिए। कोई ऐसे नुमाइंदे हैं जिनको हम लुक अप टू करते हैं। यू गाइज, आई एम सॉरी, मोर देन हाफ ऑफ यू गाइज आर नथिंग टू लुक अप टू। ऐसे कहते हैं ना बाजारी जुबान, बाजार में भी अब ये जुबान नहीं इस्तेमाल की जाती, ये ऐवान में क्यों इस्तेमाल हो रही है? इस पे जरा सबको सोचने की जरूरत है। आपने कहा वजीर आजम पहले तकरीर करे थे तो इन्होंने करने नहीं दी, तो वजीर आजम साहब को तो तकरीर के दौरान ऑपोजिशन ने एहतजाज किया, लेकिन वजीर आजम साहब में भी इतना हौसला नहीं है कि वो बिलावल की बात सुन सकें या दीगर ऑपोजिशन शहबाज शरीफ की गुफ्तगू सुन सकें। वो उससे पहले चले जाते हैं या वीडियो लिंक से आउट हो जाते हैं। आपको याद है, हजार तरीके हैं, मतलब बहुत चीजों से ये हैंडल किया जा सकता है। दोनों तरफ से ही ज़र्फ का मुजाहरा करना चाहिए। डिसअपॉइंटिंग टू से द लीस्ट। अच्छा जी, जरा मौसम की सूरत हाल बता दें आपको। मॉनसून आ रहा है, इनफैक्ट शुरू हो चुका है सिलसिला। मुल्क के जनूबी हिस्सों में प्री मॉनसून बस आ ही गया है। वफाकी दारुल-हुकूमत में बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया है। कश्मीर, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी आज से आंधी और बारिशों का आगाज़ हो जाएगा। कराची में जुमे और हफ्ते को गरज चमक के साथ दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है। रवा माह के आखिर से मॉनसून के पहले स्पेल का बाकायदा आगाज़ एक्सपेक्टेड है। महकमा मौसमियात खबरदार कर रहा है कि इस साल बादल खूब गरजेंगे भी और बरसेंगे भी, और मामूल से ज़्यादा बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा होगा। गुज़िश्ता साल हम एक्चुअली ये भूल ही नहीं सकते कि हुआ क्या था। कराची में बारिशों की तबाहकारियाँ सबको याद हैं। इंतज़ामिया अब तैयारी पकड़ ले, बारिश रहमत के बजाय जहमत ना बने, विच एक्चुअली व्हेनेवर इट हैपेंस इन कराची तो हमें जहमत ही लगना स्टार्ट हो जाती है और निज़ाम ज़िंदगी भी मफलूज ना हो। इंशाल्लाह दुआ तो यही है। हुकूमत को गैर मामूली इंतज़ामात करने होंगे। और इस पे हम बात करते हैं। डायरेक्टर पाकिस्तान मेट ऑफिस कराची सरदार सरफराज हमारे साथ हैं। अब ये बताइएगा सबसे पहले कि मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही बारिश का इंतज़ार भी बढ़ गया है, तो कराची में कब से बारिश हो रही है और सिलसिला कब तक चलेगा? कराची से स्टार्ट करते हैं। देखिए, कराची में इम्कान है 17 जून को सपहर या फिर इवनिंग, लेट इवनिंग में। बाकी सिंध में तो 16 की शाम को या रात को कुछ चांसेस हैं। सखर डिवीज़न में ख़ासकर उसके जो मशरक़ी हिस्से हैं जो जनूबी पंजाब के साथ लगते हैं, वहाँ पर आंधी के साथ बारिश होने का इम्कान है। और फिर 17 तारीख को सिंध के बेशतर डिस्ट्रिक्ट्स में होगी, पहले आंधी चलेगी और उसके साथ बारिश का इम्कान है। कराची में भी इम्कान है 17 की शाम या 17 की रात, अर्ली जो नाइट होगी उसमें इम्कान है कि डस्ट स्टॉर्म आए और उसके साथ हल्की से मॉडरेट बारिश मुतवक्के है। यानी बाकी सिंध में आज शामी और कराची में पर्टिकुलरली कल के लिए बताया जा रहा है, टुमारो। ठीक है जी, अब ये बताइएगा सरदार सरफराज साहब के गुज़श्ता बरस पर्टिकुलरली मानसून ने कराची को हिलाकर रख दिया था। हमारे सामने ये सूरत हाल, रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई थी, कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया था। इस बार क्या पेश गोई है आपकी? ज़्यादा है एक्सपेक्टेड बारिश या फिर पहले से कम होंगी? खैर, गुज़श्ता साल जो बारिशें हुई थी वो तो बहुत गैर मामूली बारिशें हुई थी। फ़िलहाल उस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वैसी ही बारिशें होंगी या किस तरह होंगी। अलबत्ता एक हमारे डिपार्टमेंट ने जो एक सीजनल आउटलुक पूरे सीज़न की होती है, जुलाई टू सितंबर, उसकी जो फोरकास्ट की आउटलुक इशू की है, उस आउटलुक के हिसाब से ये इम्कान है कि मामूल से ज़्यादा बारिशें हैं ईस्टर्न हाफ ऑफ द कंट्री में। उसमें ज़ाहिर है कि सिंध भी और कराची भी आ जाता है, तो लेकिन कितनी ज़्यादा होंगी मामूल से ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इस बारे में। ये तो जब मॉनसून आनसेट होगा प्रॉपरली
और पहले 1-2 स्पेल के बाद फिर आइडिया होगा कि कितनी ज़्यादा मामूल से कितनी ज़्यादा बारिशें होंगी। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि गुज़श्ता साल ही की तरह बहुत ज़्यादा होंगी या ये कि उसके करीब करीब होंगी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, ये साथ साथ हम कुछ शॉट्स भी आपको दिखा रहे थे, कुछ याद दिला रहे थे। पिछले साल की यादें आप ताज़ा कर रही थी। बहुत खतरनाक हो गया था वैसे पिछले साल। इट वाज समथिंग आउट ऑफ अ हॉरर मूवी, बिकॉज हम सोच भी नहीं सकते थे। हमें पता है कि कराची का क्या हाल है, बट वी जो उसकी हद है वो हमने कल पिछले साल एक्सपीरियंस कर ली थी। गाड़ियां यहीं पे तैर रही थी, सब कुछ ही। खैर, सरदार साहब हमारे साथ जी। सरदार साहब, आपसे ये भी पूछ लें जाते जाते कि मॉनसून जल्द शुरू होने के फसलों पर क्या असरात देखने में आते हैं, ये भी जरा आप एक्सप्लेन कर दें। अब बिल्कुल, जो मुल्क में जितनी गर्मी मानसून के स्टार्ट होने या प्री मानसून की बारिशें शुरू होने से पहले जितनी शदीद गर्मी पड़ती रही है, तो वो एक तरह से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है मानसून की हवाओं को पुल करने के लिए। पाकिस्तान में भी ये उम्मीद की जा रही है कि नॉर्मली तो जुलाई से मानसून का ऑनसेट होता है, लेकिन इस दफ़ा इम्कान ये है कि कोई लगभग 1 हफ़्ता पहले उससे शुरू होने का इम्कान है। पाकिस्तान के ख़ासकर शुमाली जो इलाके हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में, लाहौर और उससे ऊपर के जो इलाके होते हैं, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट और इस्लामाबाद वगैरह के एरियाज़ में, तो जो आने वाली ज़ाहिर है इसकी खरीफ की फसल होती है, उसमें बिलखुसूस आपकी चावल की फसल होती है और इस तरह से दूसरी जो खरीफ की फसलें होती हैं उनको बर वक्त बारिश होने से ये कि फ़ायदा होता है और होगा इंशाअल्लाह। ऑलराइट, थैंक यू सरदार सरफराज साहब। सो हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए और कराची में नाले वगैरह भी काफ़ी दिनों से मैं बाज़ मकामात पे देख रहा हूँ, गुंजर नाला और इसके अतराफ में भी सफाई का सिलसिला जारी है। इंक्रोचमेंट जो ड्राइव स्टार्ट हुई है, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, जिसमें बहुत से आपको पता है ना मकान भी गिरा दिए हैं, और वो भी इसीलिए है क्योंकि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है नाले पे। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा अफसोस इसलिए था, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है और वो चीज़ें तो हटानी है, लेकिन कोई ऑल्टरनेटिव तो दें उन लोगों को। तो आपको पता है कि प्रेस क्लब के आगे कल जब हम वहाँ से गुजर रहे थे तो बहुत लोगों ने एहतजाज किया हुआ था। सो दैट इज समथिंग, मतलब एक आप चीज़ रेक्टिफाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। उन लोगों को भी पकड़ें जिन्होंने एनओसीज दिए थे और यहाँ लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज बना ली थी, लेकिन अब वो बेघर लोग जो बिल्कुल ही स्टेटलेस टाइप सिचुएशन में चले गए हैं, उनको कहीं तो रिहाइश देना। ऐसी सूरत हाल में ना हमारा मौक़िफ़ बस ये होता है कि जाहिर है ये लोग खुद से तो आके बैठे तो हैं, लेकिन इन्हें किसी ने बिठाया भी है ना। इस मुल्क में शहर में मजाल के कोई किसी के एनओसीज लिए बगैर एक घर बना ले। हाँ, फिर बाय द वे इस मामले की समाअत है। और इन लोगों को जिसने बिठाया है, जिसने ये ज़मीनें इन्हें बेची हैं या लीज की हैं या किराए पे दी हैं, असल में उनकी पकड़ होनी चाहिए। 100% कंज्यूमर जो आम शहरी है उसका क्या कसूर है? उसकी तो जिंदगी भर की जमा पूंजी भी लुटती है और उसके छत से सर से छत भी चली जाती है। बिल्कुल, और प्लीज इन लोगों को कोई रिहाइश, कुछ तो टेम्परेरी कुछ लॉजिंग देनी चाहिए। और एक तो वो हुआ जो वहाँ हुआ, और कहीं और भी वैसे हल्की फुल्की मौसीकी का सिलसिला, ऐसा कहते हैं। क्यों हल्की फुल्की मौसीकी? लड़ाई हुई है? अच्छा, लड़ाई हुई है। इस पे सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों के तासुरात थे, हमारा भी एक तासुर है, हमारा भी एक मौक़िफ़ है, वो हम आपसे बाद में शेयर करेंगे। लेकिन हुआ एग्जैक्टली क्या, इन केस यू हैव मिस्ड इट, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल हैव मिस्ड इट। एक तरफ और इतना बड़ा ड्रामा चल रहा था कि मैच पे ज़रा कम तवज्जो थी, लेकिन लाहौर कलंदर हार गया और इसलिए भी दिल टूटा हुआ था। हाँ, लेकिन मतलब जो जीता उसके लिए दिल खुशी भी तो हो ही सकती है। अच्छा, कोयटे से आ रही हैं यार, उनसे तो कोई नहीं हार रहा था। डोंट से दैट ना, कोयटा को भी तो दे वांटेड देयर डे। आई एम विद कोयटा। खबरदार आपने ऐसे किया, आपको पता है ना, आई एम विद ऑल द टीम्स। अच्छा जी, PSL सीजन 6 के कल खेले गए मैचेस की बात ऑब्वियसली हमने करनी इसलिए है क्योंकि वहाँ भी एक सीन छोटा सा हो गया। और हुआ क्या जी? जनाब, हुआ ये है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद और लाहौर कलंदर के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी के दरमियान क्या कहें, 19वें ओवर में शाहीन आफरीदी ने सरफराज को एक्चुअली बाउंसर मारी जो सरफराज के पहले हेलमेट पे लगी थी। नहीं, पहले चौका लग गया, उसके बाद अगला बाउंसर किया, वो हेलमेट पे लगा। फिर सरफराज ने प्रॉब्ली उन्हें रिस्ट्रेन रहने का कहा, जिस पर सरफराज ने बाय द वे लेग बाई का रन भी बनाया था, शाहीन से कुछ कहा। और जवाब में क्या हुआ? जवाब में शाहीन ने पलटकर सरफराज को बातें सुनाना शुरू कर दी। मुझे आपके पलट से गाना भी याद आ गया, कुछ पलट टाइप गाना था ना, तो वो इधर ही वो ही हुआ कि वो पलटा और उसने फिर सुनाई, एंड देन दे हैड लाइक लुक एट दिस लॉन्ग एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ। अच्छा, पता है क्या, फास्ट बॉलर यूजुअली एग्रेसिव होता है। दिस इज अ पर्टिकुलर नेचर ऑफ अ फास्ट बॉलर कि वो एग्रेशन होता है उनके अंदर, और क्योंकि एग्रेशन ना हो तो वो उस तरह गेंदें नहीं कराई जा सकती। लेकिन
गालिबन इसको अच्छा, यही लेकिन खत्म कर देना चाहिए था, उसके बाद बात बढ़नी नहीं चाहिए थी। अब्दुल्ला, खूबसूरती इसमें यह है, और अभी हम शॉर्ट सिखा भी रहे हैं कि चलो एक टीम अपोजिंग टीम से थोड़ी सी तू मैं होगी, लेकिन हफीज़ आए हैं और आपने देखा कि सरफराज के कंधे पे हाथ रखा है, कूलिंग हिम डाउन, ऑल्दो हफीज़ इज फ्रॉम कलंदर्स, लेकिन ऑब्वियसली एक ही नेशनल टीम के हिस्सा रहे हैं ये सारे, तो सरफराज की कप्तानी में खेलते रहे हैं बिल्कुल, तो लिहाजा एक दूसरे को जरा टेम्परामेंट कूल भी कर रहे थे। लेकिन बाज़ लोग हैं जी सीनियर थे कुछ, मैं ये बताइए आप कि आप एक गेम में मौजूद होंगे, देखें, और उसके बाद आप किसी भी खिलाड़ी की बात कर लें, वो आपके सामने मुखालिफ टीम में मौजूद होगा, तो उसमें क्या सीनियर और क्या जूनियर, आप अपनी टीम को डिफेंड कर रहे हैं। आप हाँ, ग्राउंड से बाहर जितनी रिस्पेक्ट किसी सीनियर को मिलनी चाहिए वो ज़रूर दें, लेकिन व्हेन यू आर इन अ गेम देन यू आर इन अ गेम एंड यू आर एन ओपोनेंट प्लेयर। बॉटम लाइन ये है, PSL क्रिकेट मैचेस में अगर तू मैं थोड़ी सी हो जाए ना, और उसके बाद सब कुछ कूल डाउन हो जाए और मैच स्टार्ट हो जाए, एवरीथिंग इज ओके एक्सेप्टेड। जब नेशनल असेंबली में ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो वो फिर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आई एम सॉरी बट आई हैड टू कम बैक टू दैट बिकॉज आई एम स्टिल इन शॉक। अभी भी आप लोगों के हमें मैसेजेस आ रहे हैं, तस्वीरें आप लोग हमें और भेज रहे हैं, पूरा अच्छा, you know what, now I'm kind of bored of this topic now because जब आप मायूस हो जाते हैं ना किसी से, तो फिर आप कहते हैं कि छोड़ो, क्या इस बारे में बात करना, आवाम के मसाइल की अब बात होगी। हुकूमत बता रही है कि अच्छा ज़रा महंगाई का, बाय द वे पेट्रोल जो है वो ऑलमोस्ट 2 रुपये महंगा हुआ है, तो आज सुबह ही मैंने डलवाया तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ 109 से 111 रुपये समथिंग हो गया है सुबह। हाँ, कल ही इजाफा हुआ है, सो यस, तैयार रहिए अब इन चीज़ों के लिए। लेकिन हुकूमत बता रही है कि इतनी महंगाई के बावजूद पाकिस्तान अब भी दुनिया के सस्ते तरीन ममालिक में शामिल है, लेकिन अच्छा सुनती जाइए ना, कंपैरिजन एक बनाया गया है, लेकिन जिन ममालिक से मवाजना किया जा रहा है उनकी और हमारे अवाम की कुव्वत खरीद में बड़ा फ़र्क है। उनकी पर आर, डेली वेज की बात नहीं कर रहा, पर आर वेज अगर आप देख लेना तो फिर वो कंपैरिजन कहाँ स्टैंड करता है वही आपको पता लग जाएगा। लेकिन हुकूमती अराकीन का इसरार है कि महंगाई के साथ कुव्वत खरीद भी बढ़ी है। अब ये सच हो भी तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि महंगाई बढ़ने दी जाए। हुकूमत एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.59% कमी का दावा कर रही है, मगर आवाम आदाद शुमार समझने से कासिर हैं। वो जब बाजार जाते हैं तो क्या होता है? बिल्कुल जी, वो जब बाजार जाते हैं तो कीमतों में कमी नज़र नहीं आती, और साथ ही हुकूमत ने जिस तरह आप बता रहे थे कि पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ा दी हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आवाम पहले ही कमर टूटी हुई है। अब उनको पेट्रोल की वजह से हर चीज़ पे और हर चीज़ और महंगे होने का खर्चा भी है। हमें ज्वाइन किया अभी वज़ीर आज़म के मामूल खुसूसी बराए फूड सिक्योरिटी जमशेद इकबाल चीमा साहब ने। चीमा साहब, हुकूमत की जानिब से आजकल बार बार बताया जा रहा है कि खाने पीने की अशिया महंगी होने से किसान की चांदी हो गई है, तो क्या वाकई इस महंगाई ने पाकिस्तानी किसान को खुशहाल कर दिया? मतलब उसकी चांदी हुई है, लेकिन वो भी तो एंड में खरीद ही रहा है ना चीज़ें, उसको भी तो महंगा लग ही रहा होगा, क्या ख्याल है? रहमान रहीम, खाने पीने की अशिया यकीनन हमारी मार्केट जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके मुताबिक चलती हैं। हमारे यहाँ सिर्फ 2 फसलों की कीमतें तय हैं, एक आटे की या गंदम की कह लें, और दूसरा चीनी की या शुगर केन गन्ने की। खाने पीने वाली अशिया हैं जो स्पेशली आप कह लें पेरिशेबल नहीं हैं, उनकी कीमत बहरहाल इंटरनेशनल मार्केट के क्लोज चलती है। सो इस साल पूरी दुनिया का जो किसान है वहाँ बड़ी फसलें जितनी भी हैं, गंदम है, चीनी है, चावल है, मकई है, एडिबल ऑयल है, सोयाबीन है, हर चीज़ की दालें हैं, काटन है, इनकी कीमत महंगी हुई है। लिहाजा पाकिस्तान में भी जो प्राइस इंटरनेशनली बढ़ी है तो पाकिस्तान में बढ़ी है। हमने ये किया है कि हमने अपने किसान का इस्तेसाल नहीं किया, हमने उसका इस्तेसाल होने नहीं दिया, हमने किसी को ये इजाज़त नहीं दी कि उसको एक्सप्लॉइट करे, वो गन्ने की लंबी ट्रालियाँ लाइनें लगा के करे या उसको पेमेंट ना दे के करे या मंडी में उसे कोई चीज़ मंगवा के उसके साथ कोई बदसलूकी कर जाए, वो नहीं करने दिया। लिहाजा फार्मर को इस साल 1100 अरब रुपया ज़्यादा गया है, और अगले साल हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये इससे ज़्यादा डिफरेंस आएगा। सो किसान जो है या फार्मर इकानमी जो है, जो आप कह लें कि इस मुल्क का मोर दैन 50% है, उनकी इकानमी बेहतर हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और उनकी इकानमी बेहतर होने से ओवरऑल जो जितना भी सेमी अर्बन एरिया है या इवन जो स्मॉल मार्केट्स ऑफ अर्बन एरिया और विलेजेस, वो सारे खुशहाल हुए हैं।
अच्छा चीमा साहब, हुकूमत की जानिब से बताया जाता है कि पाकिस्तान में जितनी भी महंगाई हो अब भी दुनिया के सस्ते तरीन ममालिक में शामिल है। अगर ये मनवाना है कि महंगाई फ़ायदे की चीज़ है तो सर्टनली आमदन और क़ुव्वत ख़रीद भी लोगों की बढ़नी चाहिए, लेकिन उस तरह से हो नहीं रहा। एक्सेप्ट आपका दावा है कि किसान की तो बढ़ी है, लेकिन बाकी आवाम जो अर्बन सेक्टर्स में लोग रहते हैं उनकी तो तनख्वाहें उल्टा कम हुई हैं और महंगाई बढ़ रही है। अब हुकूमत इस पहलू पर क्या सोचा है आपने? काम करेगी, नहीं करेगी, या फिर यही राग अलापते रहेंगे कि महंगाई हुई है तो क्या हुआ, क़ुव्वत ख़रीद भी तो बढ़ी है? पाकिस्तान दो पैरामीटर हैं, एक है इनका याहू फाइनेंशियल्स का, दूसरा है गो बैंक कंपनी का। उन दोनों में एक में पाकिस्तान दुनिया का मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री। अफोर्डेबल कंट्री का मतलब कि आपकी इनकम और आपके एक्सपेंस में तवाज़न देख के बनाया जाता है कि अफोर्डेबल कितना है। उस पर न्यूयॉर्क सिटी के मुकाबले में हमारी कास्ट ऑफ लिविंग 18.24% है और अफ़गानिस्तान की वहाँ 25% है। वहाँ पे आप कह लें कि यमन और कंट्रीज़ लाइक इंडिया, बांग्लादेश वो 30 के लगभग, 28 के लगभग, 25 के लगभग वो मूव करते हैं, हम 18.24%। और वी गॉट योर पॉइंट। बहुत शुक्रिया आपका चीमा साहब, आपने हमें वक्त दिया। इस्लामाबाद जो है वो पहली टीम है बाय द वे फॉर योर इन्फॉर्मेशन जो कि प्ले ऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर गई है PSL। यस, एज इफ मेरी कोई पर्सनल कंट्रीब्यूशन थी बीच में, लेकिन खुशी मुझे बहुत होती है। एंड आई वाज वेरी सैड कि लाहौर लॉस्ट यस्टरडे, लेकिन कोयटा का बहुत बुरा हाल हो रहा था, तो कोयटा को एक विन तो बनती है। मेरा बड़ा दिल चाहता है सारे जीत जाए, तो मैं But certainly the opportunity is still there for the rest of the teams. Let's see क्या होता है आगे। We're going to talk about that in detail later. अभी पहले बता दें कि कल वैक्सीन का भाई ज़रा इशू हुआ था। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से एक बार फिर वैक्सीन ख़त्म होने की इत्तलात आ रही हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में वैक्सीन ख़त्म होने की वजह से वैक्सीनेशन का अमल 2 रोज़ से एक्चुअली मुतासर है और अमला सारा फारिग बैठा है। एक्सपो सेंटर लाहौर के बाहर वैक्सीन के लिए आने वालों का रश लग गया और कराची एक्सपो सेंटर में भी चीनी वैक्सीन की किल्लत की खबरें मिल रही हैं। दूसरी डोज के लिए आने वाले अफराद को वापस भेजा जा रहा है। हुक्काम कहते हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से वैक्सीन भेजने में कमी आई है। दूसरी जानिब सऊदी अरब जाने वाले, आपको पता है कि कल जो खबर आई थी हमारे पास, बिल्कुल आपको एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देते हैं। सऊदी अरब जाने वाले 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को फाइजर के साथ साथ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। फैसल सुल्तान, डॉक्टर फैसल सुल्तान ने क्या कहा, ये सुन लें। इसको आज इंशाल्लाह ये अनाउंस हो जाएगा कि जो 18 से ज़्यादा साल के लोग हैं मर्द, वो एस्ट्राजेनेका भी लगवा पाएंगे। उम्मीद है कि अब 40 साल से कम उम्र अफराद पर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के मुमकिन साइड इफेक्ट से मुताल्लिक़ खदशात भी दूर हो जाएंगे। वैक्सीन की किल्लत की खबरें बहरहाल तशवीशनाक हैं। सूरत हाल बता रही हैं कि वैक्सीन मंगवाने की रफ्तार तेज़ और प्लानिंग मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। वी आर गुड, वी हैव डन गुड, बट सर्टनली ये जो बीच में लैक आया है 2 दिन का, जिसमें लोगों को बहुत परेशानी हुई है। और आपको पता है कि एक तो पहले ही हमारे मुल्क में लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक लाना एक टास्क होता है, और अगर वहाँ आ जाएँ और वहाँ वैक्सीन ना मिले तो फिर दोबारा उन्हें लाना एक और टास्क होगा। और बाय द वे दुनिया में भी ये मुश्किलात हो रही हैं, वी आर नॉट द ओनली वंस। तो डिफरेंट मुल्कों ने डिफरेंट इंसेंटिव्स रखे हुए हैं। जैसे आज सुबह हम थाईलैंड का देख रहे थे, तो लिहाजा जो वैक्सीनेशन करवाएगा मुकम्मल जब उसकी हो जाएगी तो उसको एक बछड़ा मिलेगा, कुरान ताज़ी मिलेगा। और सोचिए ईद इज जस्ट राउंड, ये थाईलैंड में हो रहा है। मैं कह रहा था कि हमारी भी ईद आने वाली है, तो इस तरह का कोई इंसेंटिव मिले तो माशाल्लाह भाग भाग कर तो ना सिर्फ हम वैक्सीनेट हो जाएंगे, हमारी ईदों का भी शॉपिंग हो जाएगी बीच में। जस्ट किडिंग, प्लीज इसको सीरियसली ना लीजिएगा, लेकिन थाईलैंड में ये हो रहा है। अच्छा खैर, इसी पे बात करते हैं कि मामला क्यों आया और किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाएगा। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, हुकूमत और सब समझने सब वाले लोगों को हम तरगीब दे रहे हैं अब के जनाब आएँ वैक्सीन लगवाएं। अब हम वैक्सीन लगवाने के लिए अब सेंटर्स पहुँचे तो 2 दिन से पता लगा कि वैक्सीन ही नहीं मिल रही है। अब क्या हुआ? कोई इशू आया, कोई वैक्सीन वक्त पर पहुँच नहीं सकी, या वैक्सीन हमारे पास कम पड़ गई है, ख़त्म हो गई है, या किसी की गफलत की वजह से यह हुआ? देखिए जी, बिल्कुल इसमें प्लानिंग की कमी नहीं है। वैक्सीन वाफिर मिकदार में मौजूद है और जितने लोगों को वैक्सीनेशन के लिए हुकूमत की तरफ से मैसेजेस गए और उनको बताया गया है कि इस एज ग्रुप के उनके लिए वैक्सीन जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद है। इशू ये है कि चूँकि वॉक इन वैक्सीनेशन खोल दी गई है, इसलिए ये नहीं पता होता कि किस वैक्सीनेशन सेंटर पर कितनी तादाद में आएंगे। तो होता ये है कि कुछ सेंटर्स पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और कुछ पे रश नहीं होता, तो सिर्फ इस वैक्सीन को रीलोकेट किया जाता है कि जिस
सेंटर पे ज़्यादा वैक्सीन बच जाती है उसको रश वाले सेंटर्स पे शिफ्ट किया जाता है। इसमें कई दफ़ा थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मगर इवेंचुअली सबको वैक्सीन मिल जाती है और वैक्सीन बिल्कुल वाफिर मिकदार में मौजूद है, किसी किस्म की प्लानिंग की कमी नहीं है जी। अब एक्सपो पे तो सर्टेनली और वो तो ये कुछ बड़े बड़े सेंटर्स हैं जैसे एक्सपो सेंटर लाहौर कराची इस तरह ले लें तो लोग तो ऑब्वियसली जाएंगे और फिर ऐसी जगहों पे तो बिल्कुल कमी होनी नहीं चाहिए। खासतौर पे जब खोल दिए हो ओपन रजिस्ट्रेशन के भाई जिस एज में भी हो आके लगवा लो, तो इसके लिए तैयारी ज़रा ज़्यादा होनी चाहिए। डॉक्टर साहिबा, हुकूमत की याद दहानी के लिए हम यहाँ बता दें कि इस साल 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगवाने का हदफ मुकर्रर किया गया था, तो अब तक नज़र नहीं आ रहा कि इस मिकदार में वैक्सीनेशन लाई जा रही हैं, तो मज़ीद एहतियात का इंतज़ार हो रहा है, ख़ुद परचेज़ करेंगे, अब करना तो कुछ होगा, तो क्या करना है? देखिए जी, एहतियात जो हैं वो तो मैं समझती हूँ कि 91% जो है वो हुकूमत परचेज कर रही है और बहुत थोड़ा सा फ्रैक्शन है जो कि हमें एहतियात की सूरत में मिल रहा है। वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट जो है वो हमारे सारे मायदे जो हैं वो पाइपलाइन में हैं और ये वैक्सीन चूँकि इकट्ठी नहीं मंगाई जा सकती, इसका स्टोरेज का भी मसला होता है, फिर इसका शेल्फ लाइफ भी होती है कि ख़ास मयाद के अंदर उसको इस्तेमाल करना होता है। इसलिए चूँकि हमने दिसंबर तक ये 7 करोड़ का हदफ मुकर्रर करना है, पूरा करना है, तो उसी हिसाब से हर महीने उतनी मंगाई जाती है जो कि इस्तेमाल हो जाए और अगले महीने के लिए अगली खेप तैयार होती है। और दूसरी बात ये कि अब पाकिस्तान में अपनी भी प्रोडक्शन शुरू हो गई है जो कि तकरीबन 30 लाख वैक्सीन हर महीने हम अपनी खुद भी यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे। इसलिए हमारी बिल्कुल कैलकुलेशंस हैं और इंशाल्लाह ताला दिसंबर 2021 तक हम अपने 7 करोड़ अवाम को इंशाल्लाह वैक्सीनेट कर लेंगे जी। चलें जी, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। नौशीन साहिबा, एक दूसरा मसला ये था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वैक्सीनेशन का जहाँ फाइज़र या एस्ट्राज़ेनेका की ज़रूरत है वहाँ पे उन्हें कल तो डॉक्टर फैसल ने क्लियर किया, लेकिन सर्टनली लोग अभी भी परेशान हैं। तो ये बता दिया गया है कि अब 18 साल से ऊपर वालों को भी एस्ट्राज़ेनेका लग जाएगी। सवाल ये है कि इससे पहले इस वैक्सीन को सिर्फ 40 से ऊपर क्यों मुकर्रर किया गया था? क्या इसकी मेडिकल रीजंस थी? और कम उम्र अफराद में जो रिएक्शन क्या खदशा था, क्या वो ख़त्म हो गया है या कोई उन्हें दवा साथ लेनी पड़ेगी? वो जो दुनिया में बहुत ही रेयर लेकिन एक दो जो ब्लड क्लॉटिंग के केसेस आए थे, हाँ, उसके सिलसिले में आप प्लीज़ गाइड कीजिए हमें। देखिए जी, इसका एस्ट्राजेनिका का थोड़ा सा 40 साल से बड़ी उम्र की खवातीन के लिए थोड़ा सा इसको कुछ देर रोका गया था क्योंकि कुछ क्लिनिकल डाटा होता है, कुछ इसके ऊपर जो मज़ीद हम लोग इंफॉर्मेशन चाह रहे थे कि इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए, कुछ मज़ीद डाटा मिल जाए। तो मैं समझती हूँ कि वो डाटा जो है उसको क्लोजली स्टडी किया गया है और इस वैक्सीन को जो है वो अब सेफ डिक्लेयर कर दिया गया है, किसी किस्म का रिस्क इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हुकूमत की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी हर वैक्सीन की सेफ्टी को, एफिकेसी को बहुत गहराई से देखती है और इसमें किसी किस्म की जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। अब हमारे पास इनफ एविडेंस आ गया है कि ये वैक्सीन जो है ये 18 साल से बड़े उम्र के लोगों के लिए भी सेफ है, इसलिए इसकी इजाज़त दी गई है। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया आपके डॉक्टर नौशीन हामिद साहब हमारे साथ मौजूद थी। सो आप तसल्ली रखें और बेधड़क जाके अगर आपकी ज़रूरत है ट्रैवल के लिए, पर्टिकुलरली आप जॉब वगैरह करते हैं सऊदी अरब और दीगर ममालिक में जहाँ पे फाइज़र या एस्ट्राज़ेनेका की ही रिक्वायरमेंट है, तो आप लगवा लीजिए, टेंशन ना लीजिए, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। ओके जी, आपको बताएं कि स्मगल, ये बड़ा अहम इशू है, बेचने वालों के गिर्द घेरा तंग करने के लिए हुकूमत ने FPR का दायरा जो है, दायरा इख्तियार बढ़ाने का इरादा कर लिया है। और ये भी आपको बताएं कि फाइनेंस बिल में नई तरामीम के ज़रिए FPR को गिरफ्तारियों का इख्तियार देने की तजवीज़ भी सेनेट में ज़ेर बहस लाई गई है, जिस पे बड़ा रिएक्शन आया है। शहरी रहमान, रज़ा रब्बानी साहब और ये लोग कह रहे हैं कि जनाब ये तो मिनी माशाल्लाह वाली बात है, और रज़ा रब्बानी साहब ने कहा कि FPR इससे मुमकिन तौर पर एक और नैब बन जाएगा। खैर, आमदनी छुपाने पर FPR को बगैर सफाई मुलजिम के गिरफ्तारी का इख्तियार देने की तजवीज़ पर बात हुई। FPR को वसीतर इख्तियारात देने के हुकूमती प्लान पर अपोजिशन ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आप बताइए आप कौन कौन से रहनुमाओं ने बताया? ओके, मैं आपको बताती हूँ जी। पीपल्स पार्टी रहनुमा रज़ा रब्बानी बिल को FPR को नैब में बदलने के मुतरादिफ करार दिया। सनतकार और ताजिर बरादरी ने भी बिल मुस्तरद कर दिया, लेकिन वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने यकीन दहानी कराई है कि FPR वज़ीर ख़जाना की इजाज़त के बग़ैर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। सुनिए ज़रा उन्होंने क्या कहा। जो गिरफ्तारी का जो बात है ये बिल्कुल मिसप्लेस्ड है। रूल्स ऑफ बिजनेस जब आएंगे तो इसमें वाज़ेह होगा कि
एफबीआर तो इस पे कुछ भी नहीं करेगा। अगर उनको किसी पे शक है तो वो ऑडिट, जो थर्ड पार्टी ऑडिट वालों को कहेंगे कि ये देख लीजिए इसमें कोई नॉर्मली है, और थर्ड पार्टी ऑडिट जो है वो सीधा मेरे लेवल पे आएगा, क्योंकि मुझे जो भी गिरफ्तारी अगर हुई तो वो मेरे लेवल पे साइन ऑफ होगा। इसका मतलब नीचे किसी को भी इख्तियार नहीं होगा। अच्छा, अब इसी पे बात करते हैं। शौकत तरीन साहब ये कहते हैं कि मेरे लेवल पे ये मामला आएगा और उसके बाद फिर जिसकी मैं मंजूरी दूंगा गिरफ्तारी उसके अमल में आएगी, अदरवाइज नीचे किसी को इख्तियार नहीं होगा। क्या इस बयान से ताजर बिरादरी के सनतकारों के, पर्टिकुलरली बड़े रिटेलर्स का भी मैं सोच रहा था कि उनका क्या होगा, इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए या नहीं? FPCCI के प्रेसिडेंट हैं मियां नसीर हयात साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। मियां साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो तरमीम तजवीज़ की गई है इस पे आपके रिजर्वेशंस क्या हैं? ऑपोजिशन तो अपने रिजर्वेशंस का इजहार कर रही है, लेकिन ताजर बिरादरी के हम जानना चाहते हैं कि आपके खदशात क्या हैं, आपको क्या लगता है क्या हो जाएगा इसके बाद? देखें, जैसे अभी आपने मुझे एक क्लिप सुनवाया अपने शौकत तरीन साहब का, वो खुद अपनी बात जो उन्होंने जो 203A में की है उससे एक स्टेप पीछे हो गए, क्योंकि उनको भी पता है ये मिसयूज के अलावा कुछ नहीं होना। अगर ये 203A का इख्तियार ठीक है तो फिर ये क्या बात हुई कि मेरे लेवल तक आएगा तो मैं करूँगा। इसका मतलब ये है कि उनको भी पता है कि जब ये नीचे लेवल पे होगा तो ये मिसयूज होगा। 203 का पहले एक सेक्शन था 203, उसमें था कि कमिश्नर को इख्तियार है, इन्होंने उसको 203A करके जो लोअर लेवल के जो ऑफिसर थे उनको इख्तियार दे दिया। देखिए, जो फुकदान है ना वो FBR का और ताजरों के दरमियान एतमाद का फुकदान है। ये एक ऐसा टैक्स सिस्टम लगाना चाहते हैं जो अमेरिका में है, यूरोप में है, लेकिन उसके साथ जो 10,000 चीज़ें और हैं वो ये लगाना नहीं चाहते, वो लगा नहीं सकते, कैपेबिलिटी नहीं है। अब ये कहते हैं कि वहाँ भी ये निज़ाम है, फलाने मुल्क में भी ये निज़ाम है, तो वहाँ तो दुनिया की बुनियादी सहूलतें भी हुकूमत देती है, वहाँ जो टैक्स है सबके लिए बराबर है। हमने इनको जो है 15 फरवरी से एक भेजे हुए प्रपोजल प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जो टैक्स का सिस्टम हो सबके लिए बराबर हो। जब ये टैक्स सिस्टम बराबर लगा नहीं सकते, इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी इनके पास है नहीं, तो ये पकड़ धक्कड़ और ये हरासमेंट और इस तरह। अच्छा मियां साहब, ये बताइए, जब आप कहते हैं कि मिसयूज होगा 203A, तो मिसयूज आपको क्या लगता है क्या होगा? धौंस धांधली होगी, रिश्वत का बाजार गर्म होगा, ब्लैकमेल किया जाएगा, क्या होगा? आपको आपके खदशात हम जानना चाहते हैं, जाहिर है इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से सब लोग सुन रहे हैं। देखिए जी, बात ये है, वो एक फ़ोन आएगा कि आप इतने पैसे दे दो वरना आपको गिरफ्तार कर रहा हूँ मैं 5 मिनट के बाद। इसका आप देखें ना, पहले कोई आदमी पे इल्ज़ाम लगता है, प्रूव होता है, एक सिस्टम होता है, इंसाफ के तकाजे होते हैं, ये सीधा जाके पकड़ लो आप, ये तो कोई बात ही नहीं है। ये तो बिल्कुल अभी जो इख्तियारात है जिसमें गिरफ्तारी असिस्टेंट कमिश्नर लेवल पे नहीं है, तो भी लास्ट मंथ में 40 से 50 हज़ार नोटिस इशू किए हैं, और मैंने FBR के चेयरमैन को मुतादिद बार लिखा है कि आपने कितने नोटिस इशू किया, कितनी वसूली की, वो जवाब नहीं देते। जी नसीर साहब, लेकिन अब करना क्या है? आपने ये तो इशारा दे दी है कि एक पूरा ऑर्गेनाइज एहतजाज आप करेंगे, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर से किसी से आपकी कोई मुलाकात, कोई बात हुई है अभी तक? हमने अपने खदशात उनको पहुंचा दिए, अब उनका जवाब आना बाकी है। अच्छा, ये तो कस्टम्स वाला मामला था, FMCGs और रिटेल प्रोडक्ट्स पे इंपोर्ट लाइसेंस, इस पे भी आप लोगों का कोई मौक़िफ़ है? देखिए, कस्टम में उन्होंने एक नया काम किया है कि अगर जब माल बाहर से हम मंगाते हैं तो इन्होंने एक कंडीशन लगाई जो दुनिया में कहीं नहीं है, दुनिया के 200 मुल्कों में नहीं है, हमारे मुल्क में लगा दी है कि एक कंटेनर में से इनवॉइस निकलनी चाहिए। अगर इनवॉइस लगानी किसने? जो वहाँ से माल भेज रहा है, हमने नहीं लगानी। इन्होंने कहा है कि अगर वो इनवॉइस नहीं निकली तो 1 लाख जुर्माना, दूसरी दफ़ा नहीं निकली तो 2 लाख, वरना माल जब्त हो जाएगा। ये ऐसे लोग बैठे हैं पॉलिसी बनाने में जिनको ये पता नहीं कि हमारा इख्तियार हमारे मुल्क में है, हमारा इख्तियार जो है यूरोप या अमेरिका या चाइना जहाँ से माल आता है, और वैसे भी अगर कंटेनर आता है और कस्टम वाले को निकाल लेता है इनवॉइस। ये ऐसे ऐसे इख्तियार हैं। आज हम 21वीं सेंचुरी में हैं, ऑटोमेशन का दौर है, हर चीज़ अवेलेबल है फिंगर टिप्स पे। इनको 2000 साल पुराने कानून लगाने का क्या शौक है? लोगों को दबाना, लोगों को तंग करना। इसके अलावा इनकी बेसिक मैं समझता हूँ फुकदान है हमारी अंडरस्टैंडिंग का, और हमारे को मैं इस आपके चैनल से तवज्जुह से कहता हूँ कि इनको ये बैठ के हमारे साथ बैठ के लाएअमल तय करें, एक मोडस ऑपरेंडी तय करें। आपको पैसे चाहिए,
कि लोगों को परेशान करना है। अच्छा, बेसिकली आपकी ये डिमांड है कि एक दफा बैठ के इस पे कॉन्वर्सेशन तो हो ताकि कोई मिडिल ग्राउंड अभी आ जाए। तो होती होंगी इससे पहले फाइनेंस टीम के साथ, मतलब आप लोग तो स्टेक होल्डर्स हैं, तो आप लोगों को तो बुलाया जाता होगा ना आप लोगों की राय लेने के लिए, ऐसा नहीं होता? हमारी 1-2 मीटिंग्स हुई हैं फाइनेंस के साथ भी, कॉमर्स के साथ भी, लेकिन हम उनको ये कहते हैं कि ये हमारा प्रपोजल है, आप बताएं इसमें क्या गलत है क्या सही है, उस पर कभी जवाब नहीं देते। मैंने लिख के भेजा हुआ है कि ये प्रपोजल थे, कौन सा सही है कौन सा गलत है और क्यों गलत है, आप बैठ के हमसे बात करें। इन्होंने उसको ओवरलुक किया और जो हमेशा एक फाइनेंस टीम करती है वही काम इन्होंने किया। आपको जब एक प्रपोजल आया आप बैठें, हमसे डिबेट करें, कहाँ हम सही हैं, कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्या तरीक़ेकार होना चाहिए। अच्छा, एक तरीक़ाकार उन्होंने तजवीज़ किया, कुछ हम चाहते हैं कि आप भी तजवीज़ करें। एक वो जो एफबीआर के इख्तियारात की बात है, उस पर ज़ाहिर है आपके रिजर्वेशंस में वज़न है, आपके तहफ़्फ़ुज़ात में जान है। आप ऑल्टरनेटिवली क्या तजवीज़ करते हैं कि जैसा 203 वाला मामला चल रहा था वैसे ही चलता रहे, या और इस 203A को ख़त्म किया जाए? देखिए 203 तो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, जब पूरा सिस्टम है जुडिशियल एंड तक आप जाके जब आप फाइनली गिल्टी प्रूव होंगे तो आप गिरफ्तारी करें, बंद करें, जो भी करें। असल जो इनका फोकस होना चाहिए वो टैक्स पेयर जो टैक्स निज़ाम में नहीं है उनका फोकस होना चाहिए। इस बजट में मैं समझता हूँ कि 2000 अरब इनको रखने चाहिए थे उन लोगों से जो टैक्स नहीं पे करते। पूरा एफबीआर की मशीनरी उधर जानी चाहिए थी, जो पे कर रहा है उसको दोबारा तंग करना और निजाम ठीक करें। देखिए टैक्स अगर आप ऐसा बेसिकली आप कह रहे हैं कि टैक्स रेट में उन लोगों को लाया जाए, पहले तो उन पे कंसंट्रेशन होनी चाहिए जो टैक्स दे ही नहीं रहे, जो दे रहे हैं उनको तो फिलहाल तंग ना किया जाए, ये आपके कहने का मतलब है। अब नासिर साहब ये भी बता दीजिए एहतजाज का क्या मोड सोचा है आपने, क्योंकि पाकिस्तान में तो हमने देखा है हर चीज़ पे कोई ना कोई एहतजाज हो रहा होता है, सारे इफेक्टिव भी नहीं होते, आपने करना क्या है? देखिए अभी जब से बजट आया है मेरे ख्याल है मुझे 500-700 कॉलें तो इसी पे आ चुकी हैं। तो अभी तो पहले हम बातचीत करेंगे, जब नहीं होगा तो जो हाउस डिसाइड करेगा, जो बिजनेस कम्युनिटी की मशरावत से उसका फैसला करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है और इनको नए टैक्स पेयर का टारगेट एफबीआर को देना चाहिए कि 2000 अरब 4000 अरब आप इस दफ़ा पुरानों को छोड़कर नए टैक्स पेयर जो नहीं दे रहे टैक्स उनको आप डिटेक्ट करें। और मैं एक बात आपको बता दूं, 36 लाख एक्टिव कंज्यूमर्स हैं यूटिलिटीज़ के, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल, ये उनको रजिस्टर कर लें, वहाँ से जाके टैक्स ले लें। हमने इनको पूरा बाकायदा लिख के दिया है। ये 36 लाख लोगों में 2 लाख रजिस्टर हैं, 34 लाख है, ये 34 लाख में से 1 मिलियन को भी रजिस्टर कर लें तो इनके पास बहुत टैक्स आएगा। और मसला तरीक़ाकार क्या होगा, यूटिलिटीज़ कंपनी लिख दे अपने कंज्यूमर्स को कि अगर आपने 3 महीने में सेल टैक्स रिटर्न या इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं किया तो आपकी जो यूटिलिटी है ये काट दी जाएगी। दे हैव नो चॉइस, वो आके रजिस्टर होंगे। इनको कम से कम वहां जाना तो चाहिए, उस सिम्त में तो जाएं, लोगों को लेके तो आए। अच्छा, कस्टम्स वाला जो मामला है कि कंटेनर के अंदर से वो इंपोर्ट पर्ची निकलनी चाहिए, बिल निकलनी चाहिए, इस पे भी आप लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे या ऑलरेडी इस मामले पे आपकी निगोसिएशंस चल रही हैं? क्योंकि इसमें भी कस्टम्स हुक्काम जो हैं, कस्टम ऑफिसर को फिर बड़े इख्तियार हासिल हो जाएंगे, ये भी इत्तलात हैं। अब आप हमें तस्दीक कर सकते हैं कि अल्टीमेटली फिर ये बड़े रिटेलर्स और इम्पोर्टर्स के पास जाके उनसे कहेंगे कि जी हमें दिखाएं वो पर्ची किधर है। देखिए ऐसा है कि जब माल आता है ये कहते हैं अंदर इनवॉइस होनी चाहिए। आप मुझे बताएं, मैंने एक एलसी खोली, उसमें कंडीशन डाली कि ये लगनी चाहिए इनवॉइस, अगर उसने नहीं लगाई, जो बाहर बैठा एक सप्लायर है अमेरिका में, जर्मनी में, चाइना में, तो हम उसमें हमारा क्या लेन देन है कि आप हमें पेनलाइज करेंगे? आप उसका आपको पता है इसके बाद कई कंपनी देखा हम तो पाकिस्तान से बिजनेस ही नहीं करेंगे क्योंकि आजकल सप्लाई चेन का दौर है। मैं अमेरिका में बैठा हूँ, फैक्ट्री जो है वो चाइना में है और वेयर हाउस जो है वो दुबई में है, माल कहीं से आ रहा है, एक सप्लाई चेन का दौर हो गया है। अब आप ये कहें कि मैंने जिसको ऑर्डर किया अमेरिका में वो उसको कहे, ये मुमकिन नहीं है, दुनिया में कहीं होता ही नहीं है। ये ऐसी कंडीशन लाते हैं। और दूसरी ये बात, लास्ट 2 इयर्स में लेकिन उसकी कोई इनवॉइस तो होती होगी, जाहिर है आपने माल खरीदा है, उस माल को किसी पैसों के एवज खरीदा है, उसकी इनवॉइस आपको क्या ईमेल पे आती है, क्या होता है फिर? देखिए इनवॉइस तो बैंक में आती है ना, हमारे बैंक टू बैंक इनवॉइस आती है। हम एक लेटर ऑफ क्रेडिट खोलते हैं, वहाँ उनके बैंक में जाता है, उस बैंक से माल जब शिप हो जाता है तो डॉक्यूमेंट बाय फॉरेन बैंक
पाकिस्तानी बैंक में आते हैं, इनवॉइस तो होती है, ये कहते हैं कंटेनर में लगी होनी चाहिए। आप मुझे बताएं कि अगर आप अमेरिका में बैठे हैं, आपकी फैक्ट्री यूरोप में है, आप क्या इनवॉइस लगाएंगे वहाँ? और मैंने आपसे माल लिया 100 रुपये में, मैंने कहीं बेचा 120 में, तो मैं क्या 100 रुपये की इनवॉइस लगाऊंगा? बीच में मिडिल मैन भी बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं, तो ये सारा कुछ भी होता है। बात इसमें बता दूं आखिरी जी कि 80% जो ट्रेड है ना, उसके अंदर तो कोई मिस डिक्लेरेशन अंडर इनवॉइसिंग होती ही नहीं है, क्योंकि वो ट्रेड है पेट्रोलियम जो तेल आता है, जो खाने का तेल आता है, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल आते हैं, इन सब की कीमतें ये बाकायदा वैल्यूएशन के तहत तय होती हैं। गाड़ियां भी इस 10-15-20% 15% वो प्रोडक्ट होंगे जहाँ इस बात का एक चांस है कि उसमें कोई ना कोई मिस डिक्लेरेशन हो सकता है, लेकिन 15 के पीछे आप उसको इम्प्रूव करें, आप अपनी इंटेलिजेंस इम्प्रूव करें, आप चीज़ें ठीक करें। आप पूरे पाकिस्तान को आप लटका देते हैं कि ये करो और वो करो। अच्छा, दुनिया में किसी मुल्क में ये प्रैक्टिस है ही नहीं। ये हमारे यहाँ ही ऐसा है कि एक जो भी होता है कि आपका माल जब्त हो जाएगा। अरे भाई, माल जो है हमने मंगाया कि हमने गलती की, ये जिम्मेदारी माल भेजने वाले की है। We got your point. Hopefully फाइनेंस टीम इस पे गौर करेगी। बहुत शुक्रिया आपका। मियां नसीर हयात साहब हमारे साथ मौजूद थे और नासिर हयात साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस पे हमने आपको बताया सेनेट पे भी बहस हुई थी और इस पे पीपल्स पार्टी का पर्टिकुलरली बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ सामने आया था। नज़र अब्बानी साहब ने भी बात की थी। शहरी रहमान साहबा ने इसे मिनी मार्शल लॉ से तशबीह दिया था। उन्होंने कहा था FPR को जो 203A के तहत इख्तियारात दिए जा रहे हैं। बाय द वे शहरी रहमान साहबा, हम आपको दावत देंगे आप किस दिन हमारे पास आएँ व्हेनेवर यू आर इन कराची एंड वी विल डिस्कस दिस इशू इन डिटेल विद यू। हमारी टॉप स्टोरी भी थी और मुजफ्फरगढ़ की बच्चों के साथ ज्यादती की थी और वो मैं खबर एक दफ़ा दोबारा से आई वाज गोइंग थ्रू दैट। और अब एक बात ये समझ नहीं आती कि अभी तक हमारे मुल्क में इतनी अवेयरनेस कैंपेन्स चली हैं, इतनी बातें, उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है और लोग अपने बच्चों को ऑब्वियसली स्कूल्स में, ट्यूशन सेंटर्स में, मदरसों में भेज भी रहे हैं। मैं जरा ऐसे आखिर में शेयर करना चाह रहा था क्योंकि ऑलरेडी इसके बाद कोई भी और बात करना मुश्किल हो जाता है। कोई बात और हो ही नहीं सकती। आई नो, बट क्या करें कि ये हमारी बड़ी तल्ख हकीकत है। हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है, सख्त कानून साजी के बावजूद मुल्क भर में ज़्यादती के वाक़यात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। लोधरा ले लें, बहावलपुर, मुल्तान, सरगोदा में 7 से 14 साल के बच्चियों के साथ ज़्यादती के मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए और किसी भी एक इलाके को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के हर ही इलाके से कुछ दिन बाद ऐसी खबर आ जाती है। आज की जो हमारी खबर है ये एक्चुअली है भी है, जैसे कि आपको फॉर इंस्टेंस बताएं कि लाहौर में सौतीले बाप ने 6 साला बेटी को मुबैना ज़्यादती का निशाना बना डाला। मुजफ्फरगढ़ में ट्यूशन टीचर 2 तालिब इल्मों के साथ बदफाली की वीडियोज़ भी बनाता रहा है। शकरगढ़ में शादीशुदा खातून से इज्तिमाई ज़्यादती के बाद वीडियो वायरल कर दी गई। मतलब ये सारे, आई एम सॉरी टू से, बट ये सारे बैक टू बैक, और ये वो चीज़ें हैं जो सामने आ जाती हैं, जो रिपोर्ट हो जाती हैं, एंड देन वी हैव सो मेनी। ताज़ा वाक़यात बता रहे हैं कि सज़ा का खौफ जिनसी दरिंदों को तालीमी इदारों और घरों में भी बाज नहीं रख पा रहा। ज़ैनब अलर्ट बिल समेत मुख्तलिफ सज़ाओं के ऐलानात को हुकूमत की जानिब से मौसर हिकमत अमली के तौर पर पेश किया जाता रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हकीकत हमारे सामने है। तैयारी कर रहे हैं एक बिल की, लेजिस्लेशन की, जिसमें इबरतनाक सजा हो, खौफजदा हो लोग, ये करते हुए उनको पता हो कि किसी की जब वो ज़िंदगी तबाह करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है। सो इंशाअल्लाह ये बिल तैयार हो रहा है, ये आपके सामने चंद दिनों में हम पेश करेंगे। ये इतने डिस्टर्बिंग हकायक हैं कि लिटरली इस पे बात करना हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है और हम बहुत अरसे से बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि ये केसेस जो हैं ये हमारे सामने और भी ज़्यादा आते हैं और आना शुरू हो गए हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब सारा अहमद हमारे साथ हैं। सारा अहमद, सबसे पहले तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वर्ड ही ऐसा है, टर्म ही ऐसा है कि हम चाहते हैं कि सारे बच्चे जो हैं वो किसी तरीके से प्रोटेक्ट ज़रूर हों। मुजफ्फरगढ़ का वाक़या तो ताज़ा तरीन है, अब तक आपको क्या पता चल सका है? कौन था ये जालिम शख्स और कब से इन बच्चों को ज़्यादती का निशाना बना रहा था? इसकी ज़रा कुछ बैकग्राउंड दें। जी, सबसे पहले तो मैं मुजफ्फरगढ़ में जो वाक़या पेश आया है उसकी स्ट्रॉन्ग वर्ड में मज़म्मत करती हूँ, जहाँ पे 2 तालिब इल्मों को एक ट्यूशन सेंटर में बदफेली का और पोर्नोग्राफी का निशाना बनाया जा रहा था। और मैं जियो न्यूज़ को अप्रिशिएट करूँगी जिनके थ्रू चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को इस वाक़या का मालूम हुआ और हमने फिर इंटरवीन किया है और उनको लीगल हेल्प फराहम की है फैमिली को, विक्टिम्स की। ये वाक़या जो है वो पेश आया है मुजफ्फरगढ़ के एक छोटे एरिया में, और ये एक ट्यूशन टीचर
था जो कि ट्यूशन सेंटर में इन बच्चों को कुछ अरसे से बदफेली का निशाना बना रहा था और इनकी वीडियोस भी रिकॉर्ड कर रहा था, जो कि ये डार्क वेब पे डाल रहा था, क्योंकि पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने हमारे ब्यूरो के ऑफिस हेड को बताया है कि ये डार्क वेब से भी इस आदमी का ताल्लुक़ कुछ नज़र आ रहा है थ्रू इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस। तो ये इस मुजरिम को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस पर जो है वो पीपीसी के सख्त सेक्शंस लगाए गए हैं ताकि वो इसको बेल भी ना हो सके और कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन भी ना हो सके बिटवीन द फैमिली एंड दिस कल्प्रिट। और ये बच्चे जो हैं वो ब्यूरो ने अपने वालिदैन के पास पहुंचा दिए हैं, वो वहाँ पर सेफ़ हैं एंड उनको किसी किस्म की भी अगर लीगल हेल्प चाहिए होगी वो हमने ऑफ़र की है। हम इस केस को भी परस्यू करेंगे ताकि हम जस्टिस इंश्योर कर सकें इस केस में। ऑलराइट, गिरफ्तार तो हो गया है, सख्त तफात के तहत मुकदमात भी दर्ज हैं और लेट्स सी कि किस तरह से केस आगे बढ़ता है। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका सहारा। लेकिन हकीकत हमारे सामने, अब सज़ाओं से इसका तदारुक हो सकता है, नहीं हो सकता, ओवरऑल किस तरह किया जाए माशरे को, हमारे माशरे में ये घिनौना जुर्म, ये सोच कैसे पनपी है और ये मामला यहाँ तक कैसे पहुँचा, इस पे भी गौर होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो साथ साथ जो हैं वो चली रही हैं, लेकिन इस पे शदीद हमें काम और गौर करने की ज़रूरत है कि जो सोच डेवलप हो रही है। जैसे कि एक और भी, मैं डॉन अखबार की आप खबर मुझे बता रही थी कि एक मुबैना तौर पर एक नौजवान बच्ची जिसको दफनाया गया वो तबई मौत मरी, उसकी लाश के साथ 5 अफराद ज़्यादती करने के जुर्म में मुबैना तौर पर गिरफ्तार हुए हैं। सो व्हाट इज़ गोइंग ऑन? देयर इज़ समथिंग रॉन्ग हियर।